राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय सदस्यगण, संसद के इस संवेद सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके अमृत काल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। अब आने वाले 25 वर्षों का कालखंड भारत के विकास को कई गुना गति देने वाला समय है। 2047 तक हमें अतीत के गौरव और आधुनिकता से आत्मनिर्भर, गरीबी मुक्त और एकत्रित राष्ट्र का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत मेरी सरकार कर चुकी है। गरीबी हटाओ अब केवल एक नारा नहीं रह गया है। मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देश में गरीबी की एक मुख्य वजह बीमारी पर होने वाला खर्च रहा है। गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबती जाती है। गरीब को इसी चिंता से मुक्त कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लाया गया है। इस योजना के तहत 50 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई, जिससे इलाज में उनके करीब 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। वहीं देश भर में बने जन औषधि केंद्रों में कम कीमत में दवाएं मिलने से गरीब परिवारों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अब मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ भी देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ती है। दुनिया भर से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही है। इसके चलते भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। खिलौनों के आयात में 70% तक की कमी आई है, जबकि निर्यात 60% बढ़ा है। भारत मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातक बना है। हमारा रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है, जिससे हमें INS विक्रांत के रूप में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिला है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी तत्पर है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता मिलना इसी का प्रमाण है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सफलता का ही परिणाम है कि आज भारत द्वारा उठाए गए आतंकवाद के मुद्दों को विश्व भर में गंभीरता से लिया जा रहा है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, मेरी सरकार मानवीय सहायता से कभी पीछे नहीं हटी। आज के युग में हमारी सेनाओं का भी युवा शक्ति में समृद्ध होना, युद्ध शक्ति में निपुण होना, टेक्नोलॉजी की पावर से लेस रहना बहुत अहम है। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को लाया गया है। इससे देश की युवा शक्ति को सेनाओं के माध्यम से राष्ट्र सेवा का अधिकतम अवसर प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी सदैव अमर ही रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें। आइए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें
आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ होगी। माननीय दीप्ति जी। आप कौन सी भाषा में अपना शपथ लेंगे? इंग्लिश। I, Deepti Singh, having been elected a member of Lok Sabha, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. माननीय सजल जी। आप कौन सी भाषा में अपना शपथ लेंगे? हिंदी। मैं सजल कुमार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। माननीय सृष्टि जी। आप कौन सी भाषा में अपना शपथ लेंगे? मैथिली। हम सृष्टि जे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भेला अछि, ईश्वर के शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति एकांत श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण राखब आर जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी तकर कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करब। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं हमारे साथी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बारे में सूचित करना चाहती हूँ। 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम में 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। वे लोकप्रिय जननेता थे और उन्होंने समाजवादी आंदोलन की लंबे समय तक अगुवाई की। वे 7 बार संसद सदस्य भी रहे। अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री मुलायम सिंह जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाला। वे कई संसदीय समितियों के सभापति एवं सदस्य रहे। सरल व्यवहार के कारण उनकी लोकप्रियता सभी दलों में थी। एक अनुभवी राजनेता के रूप में इस सदन को हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय, अनुभवी एवं कार्यकुशल राजनेता को खो दिया है। अब हम अपने दिवंगत साथी की स्मृति में कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।
शांति। लोकसभा महासचिव शोकाकुल परिवार तक सदन की संवेदनाएं और श्रद्धांजलि प्रेषित करें। अब प्रश्नकाल होगा। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। अध्यक्ष महोदया, सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आज लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल हथियार के रूप में हो रहा है। माननीय हमने सदन की सूचना दी है। माननीय नेता यह प्रश्नकाल का समय, प्रश्नकाल हो जाने दे, आप बैठे। अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। इस चर्चा में कौन सा? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जांच एजेंसियां कानून के हिसाब से काम कर रही हैं और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जो लोग देश को लूटने और भ्रष्टाचार फैलाने में लगे हैं, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। इसीलिए जांच एजेंसी को उसमें टारगेट नहीं करा जाना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। माननीय मंत्री जी, आप बैठे। मैंने दोनों पक्षों की बातों को सुना। भोजन अवकाश के बाद मैं इस चर्चा पर अपना व्यवहार दूंगी। अभी प्रश्नकाल होगा। प्रश्न संख्या 30, रिया दुबे जी। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना के कार्ड से आज भी अधिकांश नागरिक वंचित हैं। मैं अगर अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो वहां कई हैंडीक्राफ्ट वर्कर हैं जो लाल पत्थर से नक्काशी का काम करते हैं। ये कारीगर हजारों की संख्या में, महोदय हजारों की संख्या में सिलिकोसिस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। महोदय, इस सरकार ने केवल ब्रांडिंग और विज्ञापनों पर ही खर्च किया है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्हें आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं मिले हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले हम थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी से कार्ड बना रहे थे, इसलिए कार्ड थोड़े कम बन। आप बहानेबाजी मत करिए, आप आंकड़े बताइए। ये नारेबाजी सदन के बाहर करें। अध्यक्ष जी, मुझे तो हंसी आती है कि संसद का दुर्भाग्य यही है कि विपक्ष सवाल तो बड़े अच्छे पूछ लेता है पर जवाब सुनने की क्षमता ना इनमें पहले कभी थी और ना आज है। कि क्योंकि आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम प्रतिदिन 7 से 8 लाख कार्ड बना रहे हैं और हमारा विजन यही है कि अगले 4 से 6 महीने में हम कुल 50 करोड़ लोगों तक इस कार्ड की सुविधा पहुंचा सके। हमारी सरकार इसी दिशा में गति से काम भी कर रही है। रोहित रोशन जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के भटकने और भटकाने वाली बातों से दूर मैं सदन को विषय की गंभीरता की ओर ले जाना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि कागजों पर तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कई अस्पताल शामिल हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो तस्वीर कुछ और ही निकल कर सामने आती है। जब इस देश की आवाम उन अस्पतालों के चौखटों पे जाती है तो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। क्या कभी इन्होंने उस जनता के दर्द को जानने की कोशिश की? क्या कभी इन्होंने जांच कराई कि उन अस्पतालों में ऐसा क्यों किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अध्यक्ष जी, हमने आज तक कुल 22,000 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है और उनमें जो भी मरीज जाते हैं उनका निश्चित तौर पर इलाज भी किया जाता है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार जांच कराने में कभी पीछे नहीं हटती, इसलिए माननीय सदस्य आरोप लगाने के बजाय अगर सीधे सीधे मुझे उन अस्पतालों का नाम बता देते हैं तो मैं उन अस्पतालों की जांच अवश्य कराऊंगी। अध्यक्ष जी, और जिन अस्पतालों की बात ये कर रहे हैं, मुझे तो शंका है कि ये कहीं उन्हीं राज्यों में तो नहीं जहां इनकी सत्ता है। सुप्रीत जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहता हूं कि योजना का उपयोग करने की तुलना में सूचीबद्ध अस्पताल बहुत कम है। सरकार सूचीबद्ध अस्पताल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने बताया कि अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। मेरी तो माननीय संसद सदस्यों से भी यही गुजारिश रहेगी कि वे भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में जाएं। अरे एक बार अपने क्षेत्र के अस्पतालों में जाकर जमीनी हकीकत तो देखें, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई कमियां दिखती हैं तो आप निश्चित तौर से हमें सूचित कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार इतनी क्षमता रखती है कि हम उन कमियों को तत्काल प्रभाव से दूर भी कर सकते हैं।
साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारी सरकार प्राइवेट अस्पतालों को समय पर पैसे तो दे ही रही है, साथ में हम ये भी वादा करते हैं कि इस योजना से जुड़ी हर असुविधा को दूर करने में हम आज भी प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी सरकार यही चाहती है कि इस देश में किसी भी गरीब व्यक्ति या परिवार को इलाज मिलने में किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। प्रश्न संख्या 40 अनुष्का त्रिपाठी जी। Honorable Speaker, Madam, this government, which claims to be the savior of the poor, is actually the savior of the fraudsters. In the last 5 years, a total of rupees 10,09,511 crores has been written off by the government. Madam, this is the money of the common people of the nation. Hence, my question to the union government is that the money which has been written off is the debt of how many industrialists and how many debtors have fled the country? Will the government make the names of these people public? Tell us. माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, Madam, I'm actually elated that our fellow members care so much about common people's hard-earned money, because we all know that during their tenure, what they did with the money. They wasted that money in scams all year round. But where are the numbers? Tell us the numbers. As far as the defaulters list is concerned, I want to inform the House that the cases have been written off, but due to the RBI guidelines, the names cannot be declared as of now. But whenever any action is initiated against a defaulter, his or her property is auctioned and then the names can be declared. क्यों नहीं बता सकते नाम? गांव के छोटे किसानों के नाम तो सार्वजनिक हो जाते हैं, तो इन बड़े डिफॉल्टर्स के नाम क्यों बता रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदया, 10,09,511 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। यह आंकड़ा 15 छोटे छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा। माननीय नेता प्रतिपक्ष मंत्री जी को पूरा तो बोलने दे, आप बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। सरकार हर जानकारी साझा करने के लिए तैयार है, परंतु मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों की क्या मजबूरी थी कि जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने ऐसे लोगों को लोन दिया जिन्होंने आगे जाकर 1.75 लाख करोड़, ध्यान से सुनेगा, 1.75 लाख करोड़ रुपए का घपला बैंकों में जाकर किया। शर्म की बात है। इसके अलावा जो विलफुल डिफॉल्टर्स की टॉप 20 की लिस्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, जिसकी जानकारी मुझे साझा करने की अनुमति है, उसकी लिस्ट मेरे पास है और मैं उसे टेबल पर रखता हूं। शतमिशा जी। Thank you, ma'am. Honorable Speaker, ma'am, even after the bans, right out the defaulters' cases, the hard-earned money of the common citizens, which is deposited in the bank, cannot be retrieved that easily, ma'am, because the process itself is so lengthy and complicated. So, ma'am, I would like to take this opportunity to ask our finance minister that has he thought of any solution to shorten the recovery process and make it more feasible and flexible for our common citizens. Honorable Speaker, Madam, I agree with the Honorable MP that the process is indeed long because it is very complex and it has to go through a lot of complicated processes in the court. But I want to inform the House that we are working on a formidable solution and the reforms are under process. But I agree to the fact that by the time the justice gets delivered, it gets so much delayed that the small depositors are put into financial risk. But we are working on the solution and we will soon reach it. प्रश्न क्रमांक 7 आशीष श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं मंत्री जी से खेतिहर मजदूरों के हालात के बारे में जानना चाहता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में किसान इतने बेहाल हैं, तो मजदूरों की हालत क्या होगी, इसकी आपको खबर भी है। मंत्री जी खेतिहर मजदूर तो अशिक्षित हैं, तो क्या बताएंगे ये जो आपकी सरकार है उन तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कौन से कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, अपनी सरकार के दौरान इन्होंने खेतिहर मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया था। आज अचानक इन्हें खेतिहर मजदूरों की चिंता सता रही है। ये हमसे आज प्रश्न कर रहे हैं कि हम मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार खेतीहर मजदूरों के हित के लिए कई कदम उठा रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लेकिन मंत्री साहबा कोविड काल में मजदूर पलायन के लिए मजबूर थे, इस पर कोई जवाब है आपका? अध्यक्ष महोदया, पूरी दुनिया कोविड काल से बाहर निकल चुकी है। विपक्षी साथी से मेरा अनुरोध है कि वो भी कोविड काल से बाहर निकले और देश की प्रगति में हमारा साथ दे। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। हमारा टारगेट 38 करोड़ ई श्रम कार्ड बनाने का था, जिसमें से 29 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं और उनमें से भी 15 करोड़ ई श्रम कार्ड खेतीहर मजदूरों के बनाए गए हैं। हमारी सरकार मजदूरों की लगातार काम कर रही है। अगर मैं माननीय सदस्य के संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर 1,90,000 कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 70,000 कार्ड मजदूरों के बनाए गए हैं। हमारी सरकार मजदूरों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। सुप्रीत जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री साहिबा की बात सुन के एक बात तो सुनिश्चित हो जाती है कि इनको और इनकी सरकार को बातों को गोल गोल घुमा के लोगों को गुमराह करना बड़ी अच्छी तरह से आता है। महोदय, मैं इनको याद दिला दूं कि इन्होंने सत्ता में आने से पहले युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कहां है वो 2 करोड़ रोजगार? महोदय, जब ये सत्ता में आए थे तब देश की बेरोजगारी दर 5.6% तक थी, जो आज बढ़कर 8.3% तक हो गई है महोदय, जो कि अब तक की सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है तो देश की बेरोजगारी दर हर साल क्यों बढ़ती जा रही है? साथ ही साथ हमारी मंत्री साहब मजदूरों की बड़ी हितैषी बनती है, मजदूरों की हित की बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मनरेगा के मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए हैं? ये इनकी आय को कब तक दुगना करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं महोदय, जवाब दें मंत्री साहब। अध्यक्ष महोदया, वैसे तो मनरेगा हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया है तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार व्यवस्था लेकर आ रही है कि मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं उनके भी ई श्रम कार्ड बनाए जाए ताकि उन्हें भी कार्ड का लाभ मिल सके। हमारी सरकार मजदूरों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देगी ताकि अगर उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपना इलाज करा सके। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए कई योजना लेके आई है, जैसे प्रधानमंत्री ई श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री मानधन योजना। हमारी सरकार मजदूरों के हित में लगातार कार्य कर रही है। शतमिशा जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से खेतीहर मजदूरों में एक बहुत बड़ा तबका जो महिलाओं का है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। तन्वी जी, आप भी महिला हैं, आप तो जानती हैं कि खेतीहर मजदूर महिला और उनके बच्चों को क्या उन पे बीतती होगी, तो उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में आप कोई गंभीर कदम उठा भी रहे हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदया, हम श्रमिक को श्रमिक ही मानते हैं, उसमें महिला या पुरुष नहीं देखते, और एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं के दुख को अच्छी तरह समझती हूँ। हमारी सरकार ईंट भट्टों पर कार्य कर रही महिला मजदूरों के लिए नई योजना लेकर आ रही है और अन्य महिला मजदूर के हित के लिए भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 40, योगेश जी। अध्यक्ष महोदया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर यह सरकार अक्सर अपनी पीठ थपथपाई करती है। मैं आपके माध्यम से आज मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस विजन के साथ यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, क्या वह विजन पूरा होता दिखाई दे रहा है? इसी के साथ मंत्री जी मुझे यह भी बताएं कि इसके सुचारू इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी नई शिक्षा नीति 5 स्तंभों पर कार्य करती है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। इन 5 स्तंभों पर हमारी नई शिक्षा ये कार्य करती है। इसके अलावा मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम एनईपी यानी नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से देश भर में लागू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं।
और यह पूर्ण तरह से प्रयास कर रहे हैं कि देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कार्यशालाओं एवं भाषा संबंधित कोर्सों को बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए उन्हें नए कोर्सेज से जोड़ा जा रहा है, जिससे वह बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सके। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी शायद आप लोगों को इसके लाभ ना दिखाई दे, परंतु 2040 तक ये हमारा वादा है कि हमारी नई शिक्षा नीति इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी और इसका लाभ आपको तब जरूर दिखाई देगा और इस देश का बच्चा विश्व स्तरीय शिक्षा का लाभ उठाएगा। प्रश्नकाल समाप्त। मुझे कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति नहीं देती हूँ। अब पत्रों को सभा पटल पर रखा जाएगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। क्रमांक 1, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड चंडीगढ़ के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखा परीक्षित लेखें। क्रमांक 2, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड चंडीगढ़ के वर्ष 2021-22 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण। अब ध्यान आकर्षण सूचना दी जाएगी। अभिलाषा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना उज्ज्वला योजना के सिलेंडर रिफिल विषय से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना आरंभ की, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिलवाना था। करोड़ों कनेक्शन दिलवाए गए, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। परंतु महोदय, हमारी सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने एक बार मुफ्त सिलेंडर दिलवा दिए और हमारी गरीब माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान हो गया। शायद हमारी स्वघोषित डबल इंजन की यह अत्यंत काबिल सरकार इस बात को भूल जाती है कि भोजन बनाने के लिए बार बार सिलेंडर रिफिल भी करवाने पड़ते हैं। महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि भारत की स्थिति आज ऐसी है कि महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में से पहले लकड़ी लाती हैं, चूल्हे पर लकड़ी डालती हैं और तभी उनके घर में भोजन बनता है। महोदय, हाल ही में एक आरटीआई की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में, ध्यान से सुनिएगा इन आंकड़ों को, 90 लाख लोगों ने एक बार भी अपना सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया, एक बार भी नहीं। और 1 करोड़ लोगों ने मात्र एक बार सिलेंडर रिफिल करवाया, उसके बाद इनके उज्ज्वला योजना के सिलेंडर खाली पड़े हैं। महोदय, बात यह है कि जिस बिना सिर पैर के उज्ज्वला योजना की सरकार ये डींगे हाँकती है, उसकी जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही है। महोदय, एलपीजी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के अंदर क्षमता ही नहीं बची है रिफिल करवाने की। महोदय, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, जनता आक्रोश में है। इस सरकार की तरह इसकी योजना भी असफल है और मुझे पूरे भारतवर्ष में चूल्हे के काले धुएं के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण का मुद्दा उठाया है, मेरे हिसाब से वो कुछ और नहीं, केवल सूचना की कमी है। शायद उन्होंने तैयारी सही से नहीं की होगी। महोदय, 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तो देश में केवल 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। 2016 में हमारी सरकार उज्ज्वला योजना लेकर आई, जिसके कारण आज की तारीख में इस देश में 35 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों के पास में एलपीजी का गैस कनेक्शन मुहैया करवाया जा चुका है। उज्ज्वला योजना के जरिए जो हमारा शुरुआती लक्ष्य था, वो 8 करोड़ लोगों तक एलपीजी कनेक्शन दिलवाना था, जिसे हमारी सरकार ने समय से पूर्व पूर्ण करके दिखाया है। और आज की तारीख में 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थी हैं, जिनके आप रिफिल के बारे में बताइए, सदन को गुमराह मत करिए। आप रिफिल के बारे में बताइए। महोदय, अब जैसा कि सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि लोग पहले सिलेंडर के बाद में गैस रिफिल नहीं कराते, तो मैं आपको बता दूं, उज्ज्वला योजना में एक परिवार का जो औसत उपयोग पहले हुआ करता था, वो 3 सिलेंडर प्रति परिवार था, जो कि अब बढ़कर 3.68 सिलेंडर प्रति परिवार हो गया है। यानी कि लोग सिलेंडर को रिफिल भी करवा रहे। इन्होंने एक प्रश्न उठाया एलपीजी के दामों को लेकर। महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 55% जो आयात होता है वो विदेश से होता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि दामों में बढ़ोतरी होगी तो उसका असर हमारे देश में भी देखने को मिलेगा।
महोदय, इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 303% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं उसके कारण हमारे देश में केवल 28% की बढ़ोतरी हुई है, केवल 28%। इतना ही नहीं महोदय, हमारी सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में 200 रुपए सब्सिडी के रूप में भी भेज रही है, ताकि उन्हें सिलेंडर रिफिल कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करवा रहे या उज्ज्वला योजना सफल रही है, मुझे लगता है यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि लोग सिलेंडर को रिफिल भी करा रहे हैं और उज्ज्वला योजना भी पूरी तरह से सफल हुई है। धन्यवाद। अब बिल प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker Madam, I rise to move for the approval of the House for the amendment in the bill regarding constitution of National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities. प्रश्न यह है कि खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों के विनियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण के गठन का उपबंध करने वाले संशोधित विधेयक को अनुमति प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दे दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ये देश देख रहा है कि जो सरकार ठीक से एक बिल नहीं ला पाती, वो देश में अपना शासन प्रशासन कैसे चलाते होंगे, सब समझ में आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक भाषा संबंधी गलती के कारण हमें बिल दोबारा प्रस्तुत करना पड़ा है। इसमें कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया गया है। टाइपिंग की गलती के कारण डोपिंग की जगह डंपिंग लिख दिया गया था और इसीलिए हमने इसे दोबारा प्रस्तुत किया। सच्चाई तो ये है, बहुत जल्द आपकी सरकार डंपिंग ग्राउंड में जाने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इन्हें बता दूं कि इन्हें हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ करोड़ों जनता का प्यार है और हमेशा रहेगा। इन्हें तो अपने हालात संभालने चाहिए, क्योंकि इस बार ये मुझे कंप्लीटली डंप होते दिखाई दे रहे हैं। जो भी सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। हाँ। जो विपक्ष में है वो ना कहे। ना। हाँ की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत हाल ही में हुई मेरी यात्रा से करना चाहूंगा। मैंने पिछले करीब 4 महीनों में देश की 4000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, पर कुछ अनुभव हैं जो आज मैं यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। और ये अनुभव भी मेरे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि कुछ सवाल हैं जो इस देश की सरकार को संबोधित करते हुए देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं ने पूछे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस देश की जनता की आंखों में भारत के वर्तमान हालात को लेकर चिंता देखी, डर देखा, पीड़ा देखी और सरकार के प्रति गुस्सा भी देखा। अध्यक्ष महोदय, इस देश का युवा जानना चाहता है कि आखिर क्यों बेरोजगारी के सवाल पर माननीय नेता सदन चुप्पी साध लेते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा खोखला साबित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार महिलाओं से वोट तो मांगती है, पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाती। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने क्या सपने नहीं दिखाए कि महंगाई कम कर देंगे, सभी चीजों के दाम कम हो जाएंगे, पर आज देश में आटा, चावल, दाल, दूध, सब्जी सभी के दाम दोगुने तिगुने हो गए, घरों का बजट बिगड़ गया। अरे सरकार के राज में तो बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ करके रख दी, पर इस सरकार को ना तो कोई चिंता है और ना इनके पास में कोई ठोस उपाय। अध्यक्ष महोदय, सबका साथ सबका विकास का झूठा निवाला उड़ी सरकार से देश के दलित, अल्पसंख्यक पूछ रहे हैं, अल्पसंख्यक के अलावा पिछड़े पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन पर अत्याचार होते रहेंगे, आखिर कब तक उनके अधिकारों का हनन होता रहेगा, आखिर कब तक उनको उनके हक से वंचित रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय,
सवाल तो आपसे ये भी पूछा गया होगा ना कि नेशनल हेराल्ड का जो 2000 करोड़ था उसे आपने कहां पे बचा लिया? माननीय सवाल तो ये भी पूछा हो गया जनाब कि जीजाजी को कितनी जमीन दे दी आपने? जमीन, हवाई अड्डे, सड़क, पुल, पुलिया आपकी सरकार ने सब एक उद्योगपति के हवाले कर दिया। क्या ये आपकी उपलब्धि है? इस देश का किसान मुझसे मिला, माटी में सना हुआ, पसीने से लथपथ, रोती हुई आवाज में कहने लगा कि सरकार से ये जरूर पूछिएगा कि आखिर कब तक आय दोगुनी करने का झुनझुना आप बजाते रहेंगे? कब तक देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता रहेगा? कब तक देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा? आखिर कब तक के देश के किसानों का शोषण होता रहेगा? महोदय, ये भी आपके 60 सालों का कुकर्मों का ही फल है। आप ही ने उन्हें अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। आप ये सब बातें ना करें सर, मैं आपको शोभा नहीं देता। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। मंत्री जी, देख रहा है कि आप में और हम में एक ही फर्क है कि आप अपने दल की बात करते हैं और हम किसानों के दिल की बात करते हैं। देश का अल्पसंख्यक कह रहा है कि वो इस देश से अल्प नहीं अनंत मोहब्बत करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं, पर आज उन्हें अपने ही देश में बेगाना कर दिया गया है। आखिर क्यों सरकार उनसे नागरिकता के सबूत मांग रही है, ये देश जानना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे पूछा गया वो एक चमत्कार को लेकर था। अध्यक्ष महोदया, एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ भारत में हो सकता है और भारत में भी सिर्फ वर्तमान सरकार के रहते ही हो सकता है। अध्यक्ष महोदया, ये देश जानना चाहता है कि कैसे एक उद्योगपति जो पिछले कुछ वर्षों पहले सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 600वें नंबर के बाद आता था, यकायक दूसरे स्थान पर आ गया। कैसे ये देश जानना चाहता है। ये देश जानना चाहता है कि कैसे सरकार के इशारे पर एलआईसी और बैंक उस उद्योगपति की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। आखिर क्यों? ये देश जानना चाहता है कि जिस व्यक्ति को जिस बड़े क्षेत्र का जरा सा भी अनुभव नहीं है, उसी व्यक्ति को उस क्षेत्र के बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों? और ये देश जानना चाहता है कि ये सरकार एक व्यक्ति को इतना संरक्षण क्यों दे रही है, इतना बढ़ावा क्यों दे रही है, और इसके लिए वो क्या कीमत चुका रहा है और किसे चुका रहा है। अध्यक्ष महोदया, ये देश जानना चाहता है कि आखिर नेता सदन उस उद्योगपति का नाम अपनी जुबान पर क्यों नहीं लाते हैं। ये देश जानना चाहता है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश के जलते हुए सवालों का जिक्र ही नहीं है। ऐसा लगता है ये सरकार किसी और ही दुनिया में जी रही है और इसे देश की वास्तविक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, हर उस एक आवाज को दबाया जा रहा है जो सत्ता की खामियां बताती है और जो लोकतंत्र की आवाज उठाती है, जो गरीबों के दर्द को बयान करती है। हम आवाज उठाते हैं तो हमारे पीछे कभी ईडी लगा दी जाएगी, कभी सीबीआई लगा दी जाएगी। इस देश में ईडी का मतलब एंड डेमोक्रेसी हो गया है। इस सरकार की अध्यक्ष महोदया, कभी इनके आईटी सेल वाले धमकाते हैं, कभी इनकी पुलिस डराती है, पर मैं कह देना चाहता हूं कि इस देश की जनता ने हमें उसकी आवाज उठाने के लिए सदन में भेजा है और हम संसद से लेकर के सड़क तक सवाल करते रहेंगे, सरकार से प्रश्न करते रहेंगे और सरकार को जवाब देना ही होगा। अध्यक्ष महोदया, मैं तो चाहूंगा माननीय नेता सदन विदेश खूब जाते हैं, एक बार जनता के बीच में भी चले जाएं। पैदल नहीं जा सकते, हर कोई पैदल यात्रा नहीं कर सकता, सबके बस की बात नहीं होती। कम से कम अपने उड़न खटोला से ही चले जाइए, पर जाइए तो देश की वास्तविक स्थितियों को समझिए, क्योंकि ये सूट बूट की सरकार क्या जाने कि धोती कुर्ता पहनने वालों का दर्द क्या होता है, बड़े बड़े विमानों पर चलने वाले क्या जाने कि बैलगाड़ी पर चलने वाले किसान की समस्याएं। अध्यक्ष महोदया, अंत में मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी आवाज को दबाने का काम मत करिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब जब विपक्ष बोलता है, उसकी आवाज को जब जब मजबूत किया जाता है, ये देश मजबूत होता है। हम पर जुल्म मत करिए, क्योंकि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है।
तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही इस धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण से हम सभी का मार्गदर्शन किया है, हम सभी को लोकतंत्र की शपथ की याद दिलाई, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, आज राष्ट्रपति जी ने भारत को विश्व में मिल रही प्रसिद्धि की भी बात की, और हम सभी ने भी देखा है कि भारत पहले कैसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे देशों की ओर असहाय होकर देखा करता था, और एक आज के बदले चित्र को देखिए जब दूसरे देश अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी ओर देख रहे हैं, हम अवधूत बनकर सबके सामने आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत विकास और समृद्धि के न जाने कितने आयामों को छू रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए हर गरीब तक मुफ्त में राशन पहुंचाया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे सीधे तौर पर पैसे पहुंचाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो गरीब इनकी सरकार में सड़कों पर सोने को मजबूर थे, फुटपाथ पर सोने को मजबूर थे, झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन बसर करने को मजबूर थे, ऐसे 3 करोड़ गरीबों को हमारी सरकार ने पक्के मकान दिए हैं, उनके सर पर छत देने का कार्य हमारी सरकार ने। अध्यक्ष जी, 2 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। आयुष्मान योजना के तहत उनकी जिंदगी बचाने का कार्य इस हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इंजीनियरिंग हो, प्रोफेशनल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, सभी की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज भारत स्टार्टअप की दुनिया में 3रे स्थान पर पहुंच गया है, और पिछले 9 वर्षों में भारत में 90,000 नए स्टार्टअप खुले हैं। आज भारत का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को आलोचना करने के बजाय आप चिंतन करने की जरूरत है। उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि जो काम उनकी सरकार पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वह काम हमारी सरकार ने केवल 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया। अध्यक्ष जी, मैं अंत में आपके माध्यम से एक बार फिर से राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपने अभिभाषण से इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें एक नई प्रेरणा देने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेने हेतु जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदया, आज देश में सरकार अमृत काल को मना रही है, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जनता हमसे सवाल करती है कि यह अमृत काल क्या है। सरकार तो देश में अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन जनता को इसका लाभ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जनता की हालत आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो विदेशों में मौजूद काले धन को हम वापस लाएंगे, और इस तरह हर भारतवासी को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है महोदया कि ये सभी वादे सिर्फ भाषण तक सीमित रहे और सच्चाई से इनका कोई भी वास्ता नहीं रहा। आप लोग कहते कि हम एक समावेशी सरकार चला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण देश देख रहा है महोदया कि ये सरकार किसका साथ दे रही है और सिर्फ किसका विकास हो रहा है। विशेष राज्य के दर्जे के मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी से कई बार मिले, लेकिन उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं करी। इसी के साथ मुझे प्रधानमंत्री जी यह बताएं कि इन्होंने नारी शक्ति में क्या किया। मंच से मनमोहक भाषण देने से नारियों का सम्मान नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि यह सरकार यह बिल लाए कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया जाएगा, तभी नारियों को सम्मान मिलेगा और नारियां आगे बढ़ेंगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को
उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं। आज अपने विजनरी भाषण के माध्यम से राष्ट्रपति जी ने न केवल इस सदन में बैठे हमारे साथियों का बल्कि देश के करोड़ों देशवासियों का भी मार्गदर्शन किया है। और मैं समझता हूं कि गणतंत्र के मुखिया के रूप में आज उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और कई मायनों में देश के करोड़ों बहन बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में जब मेरे साथी अपनी बात रख रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। मेरे कई साथियों ने अपने तर्क रखे हैं, विचार रखे हैं, आंकड़े रखे हैं, साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मैं सदन से अपेक्षा करूंगा कि जिस स्वभाव के साथ आज उन्होंने सवाल पूछे हैं उसी स्वभाव के साथ, उसी गंभीरता के साथ अब वो एक एक जवाब दे सुने। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि आज उन तमाम चुनौतियों पर मेरे देश के 150 करोड़ देशवासियों का जज्बा भारी। अध्यक्ष जी, उन तमाम चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है। पिछले कुछ समय में हमने क्या कुछ नहीं देखा है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। उसके बाद युद्ध और अशांति का दौर, बटा हुआ विश्व। अध्यक्ष जी, आज स्थिति ऐसी है कि कई ऐसे देश हैं जहां खाने पीने तक की किल्लत है, भीषण बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। स्थिति बहुत चिंताजनक है अध्यक्ष जी, लेकिन आप बताइए वो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसे ये जानकर खुशी नहीं होगी कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया अध्यक्ष जी। और यही नहीं, आज हम G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये नया भारत है, इसने आपदा को अवसर में बदलना सीख लिया। और आप देखिए, इसी कड़ी में हम अपने पहले ही प्रयास में कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ने के लिए न केवल एक घरेलू वैक्सीन बनाने में सफल रहे, बल्कि उसको देश के करोड़ों लोगों तक मुफ्त में पहुंचाया भी है। अध्यक्ष महोदया, कोरोना काल में भारत ने जलती हुई चिताओं को देखा है, नदियों में बहती लाशों को देखा है, ऑक्सीजन की कमी से लोगों को तड़प कर मरते देखा है। हमारे कर्मठ प्रधानमंत्री इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था ये नया भारत है और इस नए भारत ने आपदा को अवसर में बदलना सीख लिया है। इसी कोरोना काल में हमने घरेलू वैक्सीन भी बनाया, उसको देश के करोड़ों लोगों तक मुफ्त में पहुंचाया भी है। और इसी कोरोना काल में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से मेड इन इंडिया अभियान को भी एक नई उड़ान मिली है अध्यक्ष जी। और इसी कोरोना काल में भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी अपनी तेजी दिखाई है। ये बदलते भारत का स्वरूप है और इसको लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, झुठला नहीं सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कई तथ्यों का उल्लेख किया है जो ये सिद्ध कर रही है कि हमारी सरकार आज समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मेरे कई काबिल साथियों ने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया, कई आंकड़े रखे हैं जो ये दर्शाते हैं कि कैसे ये नया भारत लगातार कीर्तिमान बच रहा है। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है कि विपक्ष के बैठे हमारे साथियों को इस बदलते भारत का स्वरूप ही दिखाई नहीं देता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चश्मे पर जमे 60 साल के धूल को साफ करने में थोड़ी जहमत उठानी पड़ती है, थोड़ा कष्ट करना है। और चश्मा तो एक वक्त को व्यक्ति साफ भी कर ले, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अपने आंखों में ही धूल जमा कर बैठी हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, 60 साल के जमे धूल को साफ करने के लिए थोड़ी जहमत उठानी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। और अगर वो कष्ट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे आज भारत में हर क्षेत्र पर, हर स्तर पर आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता अध्यक्ष। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में जब चर्चा चल रही थी तो एक बात थी जिसने मुझे बड़ा हैरान कर दिया, क्योंकि सदन में आज महिलाओं के सम्मान की बात हो रही थी। कौन लोग कर रहे थे? महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने आजादी के 60 साल बाद तक भी महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए मजबूर छोड़ दिया था? महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने आजादी के 60 साल बाद तक भी देश के करोड़ों बहन बेटियों को चूल्हे के काले धुएं में ढकेल कर छोड़ दिया था?
और ये कितनी विडंबना की बात है कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले आज ये लोग ये भूल गए कि आज हमारी ही सरकार ने देश की 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में शौचालय दिया अध्यक्ष जी, और इस देश के 9 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और हम इसी 150 करोड़ लोगों के जीवन के सपनों को साकार करने के लिए जीते हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। आज से पुरानी सरकारों में गरीब, दलित, शोषित, वंचित का क्या हाल था ये सब जानते हैं। स्थिति तो ऐसी थी महोदय कि उनके चेहरे बता रहे थे कि वो भूख से मर रहे हैं, लेकिन सरकारें कह रही थी कि कुछ खाकर मर गया। आपने तो अपनी किस्मत के भरोसे अध्यक्ष जी, जिस शोषित, दलित, वंचित वर्ग को पिछली सरकारों ने अपनी किस्मत के भरोसे मरने छोड़ दिया था, आज हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं उनका सर्वाधिक लाभ उन्हीं परिवारों को मिल रहा है। अध्यक्ष जी, सदन में यात्रा का भी जिक्र हुआ और मुझे तो याद आता है, इसी सदन में बैठे हमारे साथी कहा करते थे कि अगर जम्मू कश्मीर में तिरंगा निकल गया तो बवाल हो जाएगा, अगर जम्मू कश्मीर में तिरंगा निकल गया तो अशांति फैल जाएगी। लेकिन वक्त का मजा देखिए अध्यक्ष जी, आज वही लोग जम्मू कश्मीर में आन बान और शान के साथ तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे सरकार के सफल प्रयासों की देन है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही क्यों, मैं तो कहूंगा कि आप नॉर्थ ईस्ट भी जाइए और जरा देखिए कि आपके फैलाए कीचड़ पर आज कैसे विकास का कमल खिल रहा है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो हाथ कल तक हथियारों से लैस थे, आज वो हाथ अध्यक्ष जी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का दिल दिल्ली में बस रहा है महोदय। ये हमारे सरकार के सफल प्रयासों का विषय है। ये हमारे राजनीतिक जिस पद पर है उसकी अपनी एक गरिमा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री 2 राज्यों को केवल जमीन का टुकड़ा समझेंगे और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे तो ये सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे आपको भारत जोड़ने की बात कीजिए, आपको भारत जोड़िए, आपको भारत जोड़िए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप विपक्ष के नेता हैं, कृपया ध्यान रखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अच्छा हुआ यूं बीच में नेता प्रतिपक्ष ने मुझे रोका। कम से कम इसी बहाने देश और विदेश को पता तो चला कि हम सदन में इनका माइक बंद नहीं करते। आप धीरज से सुनिए, मैंने कहा मैं आपके तमाम विषयों पर आ रहा हूं। भारत जोड़ने की बात चल रही है। कितनी विडंबना की बात है कि आज भारत को जोड़ने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया है। क्या ये वही लोग नहीं है जिनके पूर्वजों ने भारत के लोकतांत्रिक अध्याय पर इमरजेंसी की कालिक पोती है? भारत को जोड़ने की बात करने का कोई अधिकार नहीं, और भारत को जोड़ने के लिए किसी बनावटी गोंद की आवश्यकता नहीं है। भारत अपनी विविधताओं और अखंडताओं से कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है। ये तो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमर है जो टूट गई है। और अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि अब वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमर दोबारा जुड़ने वाली नहीं है। देश की करोड़ जनता को हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क पता चल गया है। अब वो लोग आपको दोबारा से भारत जोड़ने की जो ये आप जुबानी जमा खर्च की बात कर रहे हैं, इस बहकावे में आने वाले नहीं है। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि एक बात का श्रेय तो हमें मिलना ही चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी, साथ में किसानों की आत्महत्या का भी। अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का श्रेय तो मिलना ही चाहिए कि जो लोग कल तक अपने घुटनों के बल भी चलना मंजूर नहीं करते थे, आज हमने उनको मीलों पैदल चलना सिखा दिया। अध्यक्ष जी, हमारे सरकार चलने की बात से मुझे बड़ा रोचक किस्सा याद आ रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी बिना टोके इस किस्से को सुने। कई बार गांव में मेले लगा करते थे तो मैं अपने माता पिता के साथ गांव में मेला देखने जाया और मुझे याद आ रहा है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की उंगलियों को छोड़ मेले में भटक जाते थे, चलते चलते कहीं दूर निकल जाते थे। फिर उनकी ढूंढाई होती थी, उनको ढूंढा जाता था और जब वो मिलते थे तो कई बार उनके कान भी उमेट दिए जाते थे, थोड़ी बहुत कुटाई भी होती थी। यह आवश्यक है अध्यक्ष, क्योंकि जिन बच्चों के कान बचपन में भटकने पर उमेटे नहीं जाते, वही बच्चे आगे चलकर अपनी जवानी में भी या यूं कहे आधे बुढ़ापे में भी भटकते ही रहते हैं। और ये भटकना अच्छी बात नहीं। और एक व्यक्ति का भटकना तो समाज स्वीकार भी कर ले,
लेकिन एक देश का भटकना कतई स्वीकार्य नहीं। और ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि ये देश अपनी आजादी के 60 साल बाद तक भी भटकता ही रहा है अध्यक्ष जी। लेकिन मैं इस देश को भटकाने वाले लोगों को बता दूंगा कि है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब ये देश अध्यक्ष जी भटकने वाला नहीं है, अब ये देश झुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश को भ्रम और हकीकत के बीच का फर्क समझ आ गया है। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में वैचारिक मतभेदों की जगह है और ये जरूरी भी है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। और जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, उद्योगपति दोस्त पर भी कुछ बोलिए। तो उसमें हम सबके साथ अध्यक्ष जी, मैं इस पूरे सदन से अपील करूंगा कि हमारे साथ मिले, हमारे साथ एक स्वर में, एक संकल्प के साथ, एक समग्रता के साथ आगे बढ़े कि जब 2047 में हम आजादी का 100 साल मना रहे होंगे तो भारत एक श्रेष्ठ भारत बनकर उभरे, पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़े। इसी प्रण और इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर से आपका और महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखती हूँ। प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 मार्च 2023 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अनंत आभारी हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 1 अप्रैल 2023 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।